गहरी नींद में सो रहा था। पुट्ठा की पत्नी शर्मीली कल ही एक बहुत बड़े वैद्य से पुट्ठा का इलाज कराकर वापस लौटी थी। सुबह पुट्ठा आराम की नींद सो रहा था कि तभी उसकी पत्नी शर्मीली ने उसे झंझोड़ते हुए उठा दिया। ऐजी ऐसे पड़े पड़े कब तक सोते रहोगे? उठना है कि नहीं? क्या हुआ? तुमने मुझे सोते हुए से क्यों उठा दिया? मुझे कितनी अच्छी नींद आ रही थी। अगर तुम्हें इतनी अच्छी नींद आती रही तो फिर मुझे ये घर भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। तुम कहना क्या चाहती हो? एक तो तुम्हारे भुलक्कड़पन की आदत ने सारे गांव के लोगों की नाक में दम कर रखा था। हाँ, वो सब तो मुझे पता है, लेकिन अब मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ, समझी? देखो, अब मैं तुम्हें पहचान भी पा रहा हूँ, है ना? तुम जो हो मेरी पत्नी शर्मीली हो, है ना? जी, बड़ा एहसान है आपका कि आपने मुझे पहचान लिया। अब आपको ये भी पता है कि आप काम क्या करते थे? हाँ, मुझे सब पता है। ठीक है भाई, जा रहा हूँ काम पर। चलो, इतना तो मुझे पता लग गया कि तुम्हारे भूलने की आदत अब ठीक हो चुकी है। कम से कम कमीज तो पहन लो। तुम कहना क्या चाहती हो? जी, आप बनियान पहन के सो रहे थे। अब बाहर क्या ऐसे ही बनियान पहन के जाओगे? कमीज नहीं पहनोगे? अरे, ये तो मैं भूल ही गया। पुट्ठा इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर शर्मीली की टंगी हुई साड़ी पर पड़ी। पुट्ठा साड़ी उतारकर पहनने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? दिमाग खराब मत करो शर्मीली। हाँ, पहले कह रही थी कि कमीज पहन लो, अब कमीज पहन रहा हूँ तो बोल रही हो कि ये क्या कर रहे हो आप? बताओ। हाय रे मेरी किस्मत। अरे मूर्ख आदमी, ये कमीज नहीं मेरी साड़ी है। क्या साड़ी पहनकर जाओगे बाहर? शर्मीली की बात सुनकर पुट्ठा साड़ी को गौर से देखने लगा। शर्मीली क्रोधित हुई और पुट्ठा की कमीज अलमारी से निकाल कर ले आई। ये लो कमीज। मुझे लगता है उस वैद्य ने बेवकूफ मुझे बना दिया। बोल रहा था तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, लेकिन मुझे तो डर है कि कहीं तुम आज भी कोई नया बवाल न खड़ा कर दो। अरे शर्मीली, भूलने की बीमारी मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है। हाँ, तुम स्वयं भूल गई कि तुमने मुझे विधायक जी को दिखाया था, हाँ, ना कि वैद्य जी को। हाँ। मूर्ख व्यक्ति, विधायक कब से मरीजों का इलाज करने लगे? अरे वो विधायक नहीं बल्कि वैद्य थे। पुट्ठा शर्मीली की बात का जवाब दिए बिना बाहर चला गया। बाहर जाकर पुट्ठा बाजार में सभी लोगों को बहुत गौर से देखने लगा। मैंने अपनी पत्नी के सामने तो ये जाहिर नहीं किया, लेकिन सच तो ये है कि मैं भी भूल गया हूँ कि मैं काम कौन सा करता था। पता है मेरी पत्नी सही कह रही थी। उस वैद्य ने मुझे और मेरी पत्नी को मूर्ख ही बनाया है। नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर मुझे याद कैसे रहता कि मेरा इलाज उस वैद्य ने किया है। मैं तो सब कुछ भूल जाता था। मुझे तो सब कुछ याद है। मगर सच तो ये था कि पुट्ठा का भुलक्कड़पन पूरी तरह से सही नहीं हुआ था। पुट्ठा सुबह से लेकर शाम तक बाजार में ही बैठा रहा। चलो भाई, घर चलते हैं। आज इतने दिनों बाद काम करके शरीर में जो है थकान सी होने लगी है। घर पर जाकर आराम से खर्राटे लेकर सोते हैं। इतना कहकर पुट्ठा सीधा मुखिया के घर के अंदर घुस गया। पुट्ठा को अपने घर के अंदर इस तरह घुसता देख मुखिया की पत्नी हैरान होती हुई बोली, अरे पुट्ठा, तुम मेरे घर में कैसे घुस आए, वो भी बगैर दरवाजा खटखटाए? अरे ये क्या शर्मिली, जब मैं सुबह काम पर गया था तब तो तुम अच्छी खासी जवान थी। अचानक से तुम्हारा चेहरा मुझे किसी बूढ़ी औरत के जैसा क्यों लग रहा है भाई? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल मुरझाई हुई नाशपाती के जैसा हो गया है। अरे नास पीटे, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ।
देखो नाशपाती, मजाक बहुत हो गया। तुम ही मेरी पत्नी हो, समझी? नाशपाती? कौन नाशपाती? अरे मेरी पत्नी नाशपाती, अरे यही नाम था ना उसका। अरे करम चले, कुछ देर पहले तो तुझे अपनी पत्नी का नाम याद था, क्या तू वो भी भूल गया? अगर तुम मेरी पत्नी नहीं हो तो फिर कौन हो तुम? अरे मुस्टंडे, मैं तेरी पत्नी नहीं बल्कि मुखिया की पत्नी हूँ। अगर मेरे पति को भनक लग गई तो तेरा मार मार के बुरा हाल कर देंगे। मुखिया की पत्नी ने इतना कहा ही था, तभी पुट्ठा ने एक जोरदार थप्पड़ मुखिया की पत्नी के गाल पर जड़ दिया। मूर्ख औरत, बार बार मुझसे कहती है कि मैं भुलक्कड़ हूँ, हैं? मुझे सब याद आ गया है। मैं जो है इस गांव का मुखिया हूँ और तुम मेरी पत्नी अमिया हो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे तुम कब से गांव के मुखिया हो गए और मेरा नाम अमिया कब से हो गया? अरे करम चले, कितने नाम बदलेगा अपनी पत्नी के। चलो झगड़ा बंद करो और जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ। मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है और तुम जानती हो जब मुझे भूख लगती है तब मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बता रहा हूँ। तभी वहां मुखिया आ गया और पुट्ठा को देखकर बुरी तरह चौंक गया। अरे अब तू यहाँ क्या कर रहा है रे? मेरे ही घर पर आकर पूछ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने घर पर। कौन है तू? अरे लगता है इस भुलक्कड़ को फिर से भूलने का दौरा पड़ गया है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये दिमाग का दही कर देगा। इतना बोलकर मुखिया पुट्ठा से बोला, अब आप कौन हैं? मैं इस गांव का मुखिया हूँ और ये मेरी पत्नी जो है रसभरी। अरे करम चले, कुछ देर पहले तू नाशपाती बोल रहा था मुझे, फिर अमिया बोलने लगा और अब मुझे रसभरी बोल रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, अपनी मनहूस शकल लेकर चला जा यहाँ से। मुखिया की पत्नी मुखिया की ओर देखकर बोली, और आप तो इससे ऐसे पूछ रहे हैं कौन है आप, जैसे कि आप इसे जानते ही नहीं। अरे इसे धक्के देकर बाहर क्यों नहीं निकालते? अब थोड़ा शांत रहो भाग्यवान, ये भुलक्कड़ जो है फिर से भूल गया है कि ये कौन है। देखो गजनी बन गया है ये। उस गजनी को बाहर निकालो, नहीं तो कपड़े कूटने वाली पटकुन्नी से इस गजनी को कूट दूंगी मैं। ऐसा मत करना भाग्यवान, नहीं तो ये मर जाएगा और तुम जो है जेल चली जाओगी। मैं कुछ करता हूँ। मुखिया दौड़ते हुए पुट्ठा की पत्नी शर्मीली को अपने घर पर बुला लाया। शर्मीली पुट्ठा की ओर देखकर क्रोधित होते हुए बोली, आप तो कह रहे थे कि आप बिल्कुल सही हो गए हो, फिर यहाँ क्या कर रहे हो आप? तुम कौन हो? अरे अपने दीदे फाड़ कर देखो, तुम्हारी पत्नी हूँ मैं। अरे शर्मीली, तुम इसे कैसे झेलती हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, अगर मेरा पति ऐसा होता ना तो मैं उसे जान से मार देती। अब मैं आपको क्या बताऊं, कैसे बर्दाश्त करती हूँ इन्हें। इतना कहते कहते शर्मीली ने एक जोरदार मुक्का पुट्ठा के सिर पर मार दिया। मुक्का सर पर पड़ते ही पुट्ठा की आंखें किसी हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति की तरह हो गईं। अरे शर्मीली, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैं यहाँ पर कैसे आया? अब मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम यहाँ पर कैसे आए। चलो घर चलो, तुम तो काम पर गए थे ना। अरे ये कोई काम पर नहीं गया था शर्मीली। बाजार में लोगों ने मुझे बताया कि सारा दिन बाजार के एक कोने में बैठकर कुछ बड़बड़ाता रहा और शाम के समय जो है अचानक लापता हो गया। मगर मुझे क्या पता था कि ये मेरे ही घर पर आकर मेरी ही पत्नी को अपनी पत्नी बताने लगेगा। अचानक पुट्ठा बेहोश होकर गिर गया। अरे भाग्यवान, कहीं तुमने सच में इसके सर पर गुस्से में पटकुन्नी तो नहीं मार दी? अरे नहीं जी, मैं तो गुस्से से कह रही थी, मुझे क्या पता कि कैसे बेहोश हो गया। ये जरूर उस वैद्य की दवाई का असर होगा। एक बार ये फिर से सही हो जाए उसके बाद मैं उससे सही से बात करूंगी। मुखिया जी कृपया मेरी मदद कीजिए, इन्हें उठाकर घर तक तो ले चलिए। शर्मीली मुखिया और मुखिया की पत्नी पुट्ठा को उठाकर उसके घर तक ले गए। घर जाकर पुट्ठा को अचानक होश आ गया। मैं कहाँ हूँ शर्मीली? अरे अपने घर पर। अचानक पुट्ठा घर से बाहर निकल गया।
अजी कहाँ जा रहे हो आप? हे भगवान, कहीं ये फिर से बाहर जाकर कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे। अब मुखिया जी आप जाकर देखिए ना कहाँ गए हैं। अब शर्मीली मुझे क्षमा करना। पिछली बार जब ये गजनी बना था तब मुझे बहुत मार पड़ी थी। अब मुझे बख्श दो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अजी कैसे मुखिया हैं आप? अपने ही गांव के लोगों की मदद नहीं कर सकते? जाकर देखिए ना कहाँ गया है वो। वाह भाग्यवान वाह, जब वो तुम्हारे दिमाग का दही कर रहा था तब तुम उसे पटकुनी से कूटने की धमकी दे रही थी। तभी अचानक पुट्ठा घर पर आ गया, मगर उसके हाथ में एक राखी थी। ये राखी किसके लिए लेकर आए हैं आप? रक्षाबंधन तो 2 दिन बाद है ना? मैं जानता हूँ चंपा कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझसे इतना नाराज होने के बाद भी देखो तुम मुझसे मिलने चली आई। भला तुम्हें देखकर भी मैं राखी नहीं लाऊंगा? इतना कहकर पुट्ठा बड़ी तेजी से शर्मीली की कलाई में राखी बांधने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? कहीं पागल तो नहीं हो गए? मैं आपकी बहन चंपा नहीं बल्कि आपकी पत्नी शर्मीली हूँ। अपनी पत्नी को राखी बांधेंगे आप? ये क्या बकवास कर रही हो चंपा? मेरी पत्नी को तो मरे हुए पूरे 10 वर्ष हो गए हैं। शर्मीली ने पुट्ठा को गुस्से में धक्का देते हुए कहा। दिमाग तो सही है आपका। अरे आपकी बहन को मरे हुए पूरे 10 वर्ष हो गए हैं, मैं अभी जिंदा हूँ। आपके पिताजी ने अपने जीवन में 2 ही गलतियां की थी, आपको और आपकी बहन को पैदा करके। आपकी बहन ने मरकर आपके पिताजी की गलती सुधार दी, लेकिन आप पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हो। जब तुम्हारी बहन जीवित थी तब उसका काम सिर्फ एक ही था, और वो था मुझसे लड़ना। तभी अचानक वहां थानेदार गांव के व्यक्ति जग्गी के साथ आ धमका। अरे जग्गी, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तेरी नाक से ये खून कैसे बह रहा है रे? और थानेदार साहब आप, सब कुछ ठीक तो है? अरे क्या खाक ठीक होगा मुखिया जी? आपका ये गजनी भुलक्कड़ जो है अभी कुछ देर पहले मेरी दुकान पर आ धमका और सबसे महंगी राखी उठाकर भागने लगा। जब मैंने इससे पैसे मांगे तो इसने मेरे मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। देखिए मेरी नाक से अभी भी खून बह रहा है। अरे क्यों रे? अरे इस तरह सरेआम गुंडागर्दी करेगा तू? अरे थानेदार साहब, इसको छोड़ दीजिए। जो है आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये भुलक्कड़ है, कभी कभी इसे भूलने के अचानक दौरे पड़ने लगते हैं थानेदार साहब। थाने में ले जाकर जब 2 डंडे मारूंगा ना, तब इसकी भूलने की सारी आदत खत्म हो जाएगी। तुम सब भी मेरे साथ थाने चलो। इतना कहकर थानेदार पुट्ठा को पकड़कर सीधा थाने ले गया और बोला, जग्गी ने बताया कि तेरा नाम पुट्ठा है और तू इस गांव का आमिर खान वाला गजनी है। कौन कौन पुट्ठा? कौन? अरे तेरा नाम पुट्ठा। लेकिन मैं तो जो है पुट्ठा नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता थानेदार। रे मुझे क्या मूर्ख समझा है क्या? है तेरे नाम की रिपोर्ट दर्ज है। हाँ तो जाकर पुट्ठा को अरेस्ट करो ना। मुझे यहाँ पर क्यों उठाकर लेकर आए हो? तो क्या तू पुट्ठा नहीं है? नहीं, मैं पुट्ठा थोड़ी हूँ। अगर आपको जो है विश्वास नहीं है तो आप बगल में खड़े हुए और लोगों से पूछ लीजिए। चाहे तो आप मेरी पत्नी लीची से पूछ लीजिए। तुम्हारी पत्नी लीची? लेकिन मुझे बताया गया है कि तुम्हारी पत्नी का नाम शर्मीली है। पुट्ठा मुखिया की पत्नी की ओर इशारा करते हुए बोला, ये मेरी पत्नी है, इसका नाम लीची है। अरे नास पीटे, कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं मुखिया की पत्नी हूँ। तेरी पत्नी ये है शर्मीली। थानेदार मुखिया की ओर देखकर बोला, अजीब बात है, मैंने तो सुना था कि लीची फल का नाम है। तुम्हारी पत्नी का नाम वास्तव में लीची है क्या? थानेदार साहब, अगर कुछ देर आप इससे और बातचीत करेंगे तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा। इसे छोड़ दीजिए। छोड़ तो जरूर दूंगा, लेकिन पूरी रात इसे हवालात में बंद करके। तभी पुट्ठा अचानक से थानेदार की ओर गौर से देखने लगा। रे ऐसे क्या देख रहा है बे? ऐसे देखकर मुझे डराना चाहता है? पुट्ठा ने थानेदार की पिस्टल बड़ी फुर्ती से निकाल ली और थानेदार पर तानते हुए बोला, सीधी तरह से अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो मैं पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे ऊपर चला दूंगा। अबे 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 पागल हो गया क्या?
मैं यहाँ का थानेदार हूँ, एक पुलिस वाले पर गोली चलाएगा तू? चोर कब से थानेदार बनने लगे हैं? अबे थानेदार मैं हूँ, थानेदार पुट्ठा, और तू नामी गिरामी चोर बिरजू है। ठीक है, तो फिर तू जो है मुझ पर गोलियां चला दे। पुट्ठा ने पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया, मगर उसमें से एक भी गोली नहीं चली। इसमें गोली है ही नहीं मूर्ख आदमी। अब समझा मैं बिरजू है, तूने मुझे पिस्तौल की जगह चाकू थमा दिया, इसी वजह से इसमें गोलियां नहीं निकली हैं। इतना कहकर पुट्ठा ने वो पिस्टल सीधा थानेदार के मुंह पर दे मारी। अरे इसे ले जाओ यहाँ से, रे मुखिया, और इसे किसी पागल खाने में भर्ती करो। इससे भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि ये जो है पूरी तरह से पागल है, पागल। अरे कुछ देर अगर ये और यहाँ पर रहा तो मैं वास्तव में सारी की सारी गोलियां पिस्टल में भरकर इसके ऊपर चला दूंगा। लेकिन थानेदार साहब, मेरी राखी के पैसे। अरे बाढ़ में गए तेरे राखी के पैसे हैं? यहाँ पर और रुका तो सारी रात तुझे हवालात में बंद करके तेरी वो हालत करूंगा कि तू राखी बेचना ही भूल जाएगा। तुम कौन हो है? तुम मुझे थाने से निकालने वाला कौन है भाई? जबकि जाना तो तुम्हें चाहिए, थानेदार तो मैं हूँ। इतना कहकर पुट्ठा ने थानेदार का गला पकड़ लिया। अबे अबे छोड़ मुझे, अरे पागल हो गया है क्या? सीधी तरह से अपने जुर्म का इकबाल कर ले और अपने आप जाकर लॉकर में बंद हो जा। पुट्ठा के हाथों में अजीब ताकत थी। थानेदार डर की वजह से दौड़ता हुआ अपने आप लॉकअप में चला गया। ठीक है भाई, ठीक है थानेदार साहब, आप यहाँ से चले जाइए। मैं मानता हूँ कि मैं बिरजू चोर हूँ। थानेदार के इतना कहते ही पुट्ठा अचानक बेहोश हो गया। अरे मुखिया, अरे इसको ले जाए यहाँ से भाई। आप सही कहते हो, मुझे इसे गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए था। शर्मीली पुट्ठा को लेकर घर आ गई। तभी शर्मीली के मोबाइल पर वैद्य जी का फोन आ गया। हेलो वैद्य जी, आपने ये क्या किया? पुट्ठा की तो बिल्कुल भी भूलने की बीमारी नहीं गई, बल्कि मुझे तो लगता है कि उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई है। घबराओ मत शर्मीली, इस दवाई का साइड इफेक्ट ये है कि इससे कभी कभी मरीज पहचान में फर्क भूल जाता है। पुट्ठा के साथ भी यही हुआ है। रात हो चुकी है, उसे गहरी नींद सोने दो, और जब तक वो ना उठे तब तक ना उठाना। सुबह तक सही हो जाएगा। इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट हो गया। पुट्ठा अगली दोपहर 12 बजे सोकर उठा और वो बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कब तक कोई नहीं कह सकता।